नमस्कार। सोचिए जरा, 10 नवंबर 2025 की एक शाम, दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला। एक बिल्कुल आम शाम जो अचानक एक भयानक धमाके से दहल जाती है। एक ऐसी घटना जिसने पूरी राजधानी की नींव हिला दी। आज हम उसी कार विस्फोट की हर परत को खोलेंगे कि उस शाम असल में हुआ क्या था। चलिए पता लगाते हैं। वक्त था शाम के ठीक 6:52। दिल्ली की सड़कें रोज की तरह ही चल रही थी। लोग अपने अपने काम से घर लौट रहे थे और फिर बस एक पल में एक जोरदार धमाके ने सब कुछ बदल दिया। वो शांति हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो सवाल यही उठता है कि उस शाम लाल किले के पास असल में हुआ क्या था। हम इस पूरे वाक़े को समझेंगे कि धमाका हुआ कैसे, फिर अथॉरिटीज़ ने क्या किया और सबसे ज़रूरी, दिल्ली पर इसका क्या असर पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं घटना की, यानी उस शाम असल में हुआ क्या था। चलिए उस पल में वापस चलते हैं। शाम के लगभग 6:45 लाल किले के पास का ट्रैफिक, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। एक ऐसी शाम जो बस कुछ ही लम्हों में एक भयानक सपने में बदलने वाली थी। इस सब के सेंटर में थी एक हुंडई i20 कार। लाल किला मेट्रो स्टेशन, वहीं पास में एक ट्रैफिक सिग्नल पर यह कार रुकी ही थी कि अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ और वो कार देखते ही देखते आग का गोला बन गई। सोचिए, इतना भीड़ वाला इलाका, शाम का पीक टाइम, ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। और उसके बाद चारों तरफ बस अफरा तफरी, केओस। धमाका इतना ताकतवर था कि आसपास की गाड़ियां खिलौनों की तरह हवा में उछल गईं और धू-धू कर जलने लगीं। बिल्डिंग्स के शीशे टूटकर बारिश की तरह नीचे आ रहे थे। हवा में सिर्फ चीखें थीं, धुआं था और जलने की महक। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ दहशत। और इस पूरी तबाही के बीच जो सबसे दर्दनाक खबर आई, वो थी इंसानी जानों के नुकसान की। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। 8 जिंदगियां जो बस एक पल पहले तक थीं, अब खत्म हो चुकी थीं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस हमले की वो कड़वी हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द रिस्पॉन्स, यानी इस भयानक हमले के बाद हमारे सिस्टम ने, अथॉरिटीज ने कैसे रिएक्ट किया। इस संकट से निपटने के लिए क्या क्या किया गया। अथॉरिटीज का एक्शन बहुत तेज था। सबसे पहला काम, शहर को सिक्योर करना। फॉरेन मेट्रो स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, ऐसी सभी जरूरी जगहों पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। दूसरा स्टेप, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना। पूरे शहर में अलर्ट जारी हुए। और तीसरा और सबसे अहम, जांच शुरू करना। मामले की नजाकत को देखते हुए केस सीधा देश की टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को दे दिया गया। अब देखिए, एनआईए का इस केस में आना कोई मामूली बात नहीं है। एनआईए भारत की सबसे बड़ी काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। और जब एनआईए कोई केस अपने हाथ में लेती है ना, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि सरकार इसे एक आम क्राइम की तरह नहीं देख रही, बल्कि इसे देश की सुरक्षा पर एक सीधा हमला, एक आतंकी साजिश मान रही है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, यानी द ह्यूमन टोल। जांच और सिक्योरिटी से हटकर इस हमले की एक और कहानी है। उन लोगों की कहानी जिन्होंने इस खौफ को अपनी आंखों से देखा, महसूस किया। इस धमाके ने दिल्ली के दिल पर क्या असर छोड़ा। वहीं के एक लोकल रेजिडेंट ने जो बात कही, वो शायद इस हमले के असर को सबसे अच्छे से बताती है। उन्होंने कहा, हमारी रोज की जिंदगी में अचानक से डर आ गया है। ये शब्द बहुत गहरे हैं। मतलब चोट सिर्फ जिस्म पर नहीं लगी थी, ये एक ऐसा जख्म था जो लोगों के मन पर लगा था। ये डर कि जिस सड़क पर आप रोज चलते हैं, जिस शहर को आप अपना घर कहते हैं, वो अब सेफ नहीं है। इस मुश्किल वक्त में सरकार भी आगे आई। जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। जाहिर है, कोई भी रकम किसी की जान की कीमत नहीं हो सकती, लेकिन ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था, ये बताने के लिए कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। अब चौथा हिस्सा, द सर्च फॉर आंसर्स। तो इन्वेस्टिगेटर्स तो क्या मिला? उस मलबे के ढेर में ऐसे कौन से सुराग छिपे थे जो इस हमले के मास्टरमाइंड तक पहुंचा सकते थे? इन्वेस्टिगेशन तेजी से आगे बढ़ी। पहले दिन एनआईए ने केस टेक ओवर किया। तीसरे दिन एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। फोरेंसिक टीम्स ने यह पता लगा लिया कि बॉम्बे किस तरह का एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ था। और 5वें दिन तक तस्वीर काफी हद तक साफ होने लगी थी। ये किसी एक इंसान का काम नहीं था। सारे सुराग एक बड़े और ऑर्गेनाइज्ड टेरर नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहे थे। और फोरेंसिक एनालिसिस से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई। जो सामान बम बनाने में इस्तेमाल हुआ था, जैसे फर्टिलाइजर, कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स, वो बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन असली खेल था ट्रिगर का।
बम का जो ट्रिगर मैकेनिज्म था वो बेहद सोफिस्टिकेटेड था। यह साफ बता रहा था कि इसे बनाने वाले कोई नौसिखिए नहीं बल्कि ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स थे। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, द फ्यूचर। सवाल यह है कि दिल्ली के लिए आगे क्या? कोई भी शहर ऐसे हमले के बाद खुद को कैसे संभालता है? इस हादसे ने दिल्ली की सिक्योरिटी और यहां के लोगों की जिंदगी को कैसे बदल दिया? इस हमले के बाद दिल्ली का सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह से बदल गया। अब दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पर आपको चेक पॉइंट्स दिखेंगे। सेकंड हैंड कार मार्केट पर खास नजर रखी जा रही है, क्योंकि हमलावर ने वैसी ही कार का इस्तेमाल किया था। और जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां सर्वेलेंस को और भी मजबूत कर दिया गया है, ताकि ऐसा कुछ दोबारा ना हो सके। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ठीक है, चेक पॉइंट्स हैं, कैमरे हैं, सर्वेलांस है, ये सब अपनी जगह ज़रूरी है, पर क्या ये सारे इंतज़ाम उस डर को मिटा सकते हैं जो लोगों के दिलों में बैठ गया है? एक सेफ सोसाइटी और एक फ्री सोसाइटी के बीच वो सही बैलेंस क्या है? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ सरकारों को नहीं, बल्कि हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।